नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल बी ऑथेंटिक। जैसा कि आपने टाइटल से जान ही लिया होगा कि आज हम बात करेंगे उन मिस्टेक्स के बारे में जो किसी भी एग्जाम के एस्पिरेंट करते हैं। या तो आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो, आप बैंकिंग में हो, रेलवे में हो, आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जाने अनजाने में हम ये मिस्टेक्स करते रहते हैं और इनका भुगतान हमें अनसक्सेसफुल होके या एग्जाम से आउट होके चुकाना पड़ता है। तो उन कैंडिडेट से मैं स्पेशली कहना चाहूंगी जो 2023 में मेंस देंगे या फिर 2024 में सीजीएल का एग्जाम देंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अपने चैनल पे सभी सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटेजी वीडियो डाल चुकी हूं, मैथ्स की, रीजनिंग की, जीके की एंड इंग्लिश की। तो उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से उनको चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे सीधे मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं मिस्टेक्स की। मिस्टेक नंबर 1, फॉलो एडवाइस ब्लाइंडली। जब हम एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके बाद हम चेक करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, और कई टॉपर्स की स्ट्रेटेजी वीडियो को देखना शुरू किया और उसके बाद जनरली मिस्टेक क्या करते हैं कि हम एक दो टॉपर पे ना रुक के हम सभी लोगों को सुनने लग जाते हैं और उसके बाद हमारी कोई स्ट्रेटेजी खुद की नहीं बन पाती और हम सिर्फ इसी में रह जाते हैं कि उन्होंने क्या किया था। इसमें आप कुछ ही लोगों को सुनिए और एक बार आपने सुन के अपना मन बना लिया कि आप ऐसे इसको फॉलो करने वाले हो, फिर उसके बाद आपने उसी पे स्टिक रहना है। आप 2-3-4 टॉपर्स की बात सुनिए और अपने अकॉर्डिंग सूटेबल आप टाइम टेबल और स्ट्रेटेजी बनाइए। ठीक है, जब आप किसी भी पर्सन की बात को बिना परखे या फिर बिना एप्लीकेबल हुए अपने पे आप उसको एज इट इज इंप्लीमेंट करने लग जाओगे तो वो आपके लिए काम नहीं करेगा। और मेरा मानना यह है कि जिन लोगों की स्ट्रेटेजी है वो शायद उनके लिए काम करती होगी, तो सभी टॉपर्स या ज्यादातर लोग आपको एक डिस्क्लेमर के साथ स्ट्रेटेजी देंगे कि ये मेरे लिए काम करी थी, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी को फॉर्म कर सकते हो। तो हर किसी इंडिविजुअल की, चाहे वो स्ट्रेटेजी को लेके, चाहे बुक्स को लेके, चाहे रूटीन को लेके, जो लोग आपको बताते हैं कि हम 16-16 घंटे पढ़ाई करते थे, तो आपको वो ब्लाइंडली बिल्कुल फॉलो नहीं करनी है और ये सच भी नहीं होती चीजें। तो अगर आप ऐसे सबकी ही एडवाइस को सुनने लग जाओगे रास्ते में रुक रुक के, तो आप अपनी जर्नी को कब पूरा करोगे। तो सबसे पहली मिस्टेक जो हम करते हैं वो यही है कि हम हर किसी की बात को सुनते हैं, उसको मानते हैं और अपने अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट करना उसको भूल जाते हैं। तो ये मिस्टेक आप ना करें। मिस्टेक नंबर 2, कलेक्शन ऑफ अननेसेसरी स्टडी मटेरियल। एग्जाम को समझने के बाद, उसके सिलेबस को समझने के बाद कि हमसे क्या क्या इस एग्जाम में पूछा जाएगा, अगर हम स्पेसिफिकली 2024 सीजीएल की बात करें तो एक बार सारे सब्जेक्ट और उसका कंटेंट जान लेने के बाद आपको क्या करना है कि आपको सब्जेक्ट वाइज उनकी बुक्स देखनी है। फॉर एग्जांपल मैथ्स की अगर आपने 3 से 4 बुक को फाइनल कर ली, कंटेंट पे बिल्कुल स्टिक रहना है, आपको इधर उधर मूव नहीं करना है। अननेसेसरी स्टडी मटेरियल से मेरा मतलब ये है कि आजकल आपके पास टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर आपके पास यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट है कि एक एस्पिरेंट कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कहां से पढ़ूं, कहां से नहीं पढ़ूं, क्या पता मेरा ये यहां से ना रह जाए। तो देखिए, एसएससी सीजीएल का ना बड़ा लिमिटेड सा सिलेबस है और बड़ी लिमिटेड सी बुक्स हैं, सिर्फ आप उनको ही पढ़ोगे ना, और जो आपको मार्केट में दिखती हैं या फिर जो एस्पिरेंट अपने आसपास दिखते हैं पढ़ते हुए, वही आपको पढ़नी है। कुछ ऐसा अलग से नहीं है कि किसी ने छुपाया हुआ है और आपको नहीं पता। ठीक है, तो आप अपने मटेरियल को कंसाइज रखिए और ज्यादा आप पीडीएफ के चक्रों में ना पड़े कि आपने कहीं भी कोई पीडीएफ देखी फिर उसका प्रिंट आउट ले लिया, फिर आप मार्केट में गए और आपने 2 बुक नई खरीद ली। जो ऑलरेडी आपके पास है एक बार आप उनको करिए और करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप उसमें मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बजाय कि आप अपने स्टडी रूम को ही एक बुक स्टोर बना दो और उसमें सिर्फ फाइल अप करते जाओ, फाइल्स नहीं ले आए, फिर आप बुक्स ले आए, फिर आप नोट्स ले आए, फिर आपने मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा रख लिए ऑफलाइन। ठीक है, तो इससे आपके दिमाग पे सिर्फ बर्डन बढ़ेगा और ये चीज आपको हेल्प नहीं करेगी। तो ये मिस्टेक आप ना करें। जो अननेसेसरी स्टडी मटेरियल है वो आपके माइंड को भी चोक करेगा और आपको एक बार बार फीलिंग देता रहेगा कि इतना सारा है, मेरे से कैसे होगा। इसके लिए मुझे जो बेस्ट स्ट्रेटेजी लगती है वो ये लगती है कि आप थोड़ा थोड़ा मटेरियल लेके आओ। सपोज आपने शुरू ही की है तैयारी, तो आप इंग्लिश में सबसे पहले वॉल्यूम 1 नीतू सिंह मैडम की लेके आओ। आपने एक बार वो कंप्लीट कर ली, फिर उसके बाद आप दूसरी बुक को लेके आओ, फिर आपने दूसरी बुक कंप्लीट करी, फिर आप मॉक टेस्ट लगाइए। तो ऐसे ऐसे अगर आप मटेरियल परचेज करना शुरू करोगे तो वो आप पे एकदम से हैवी बर्डन भी नहीं आएगा और आपका माइंड भी स्टेबल रहेगा। ठीक। मिस्टेक नंबर 3, अनवायबल टाइम टेबल एंड इम्प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। मुझसे बहुत सारे एस्पिरेंट, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कमेंट बॉक्स में कि हमारे लिए टाइम टेबल क्या होना चाहिए, हम कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज करें।
देखिए, या तो आप फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हो एग्जाम के लिए, या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, या फिर आप हाउसवाइफ भी हो सकते हो कि आप अपने घर से प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो आपको अपने टाइम को कैसे डिवाइड करना है? मेरा मानना यह है कि किसी के लिए ना एक टाइम टेबल सब लोगों के लिए काम नहीं करेगा, वो आपको अपने अकॉर्डिंग ही बनाना पड़ेगा। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब शुरू शुरू में तैयारी को शुरू ही करते हैं तो वो सोचते हैं कि हम ना शुरू से ही 12-12 घंटे पढ़ेंगे। तो आप टाइम टेबल बिल्कुल प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाइए। और एसएससी सीजीएल का एग्जाम ऐसा नहीं है कि जिसमें आप 12-12 घंटे पढ़ेंगे 6 से 7 महीने के लिए। ऐसा आप लास्ट के 1 महीने में कर सकते हो, लास्ट के 1 मंथ में, मेन से 1 मंथ पहले। तो तब तो आपके लिए स्ट्रेटेजी काम करेगी। पर अगर आप सोचते हैं कि आप 1 साल के लिए 12-12 घंटे पढ़ लो, ना तो वो पॉसिबल है, ठीक है, फिजिबल है ही नहीं वो ऑप्शन। तो उसमें आपको क्या करना है कि आप अपने टाइम को ना देखें कि मेरे को 10 घंटे पढ़ना है या 11 घंटे पढ़ना है, आप अपने कंटेंट को देखो। अब जैसे आपके पास 6 महीने हैं, तो 6 महीने में आप ये डिवाइड कर लो कि आपके 5 सब्जेक्ट है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके एंड कंप्यूटर। तो आप सबसे पहले मैथ्स को उठाओ। मैथ्स में आपकी कितनी बुक्स हैं? आपकी सपोज आपके 20 चैप्टर हैं, तो 20 चैप्टर में से आपको ये देखना है कि 1 महीने में मैं कितने चैप्टर कर लूंगा। सपोज आपके 30 डेज, तो 30 डेज में आप 3 दिन में 1 चैप्टर करोगे, तो आपका 1 महीने में कितना टास्क हो गया मैथ्स का? आपके 10 चैप्टर हो गए। ऐसे ही आप पूरे मैथ्स को 2 महीनों में कंप्लीट कर लोगे। तो आप एक ब्रॉड आइडिया लेके चलो। आप पहले अपने कंटेंट को डिवाइड करो और कंटेंट के अकॉर्डिंग ही टाइम टेबल बनाओ। आप ना एक बार सोने से पहले कल के लिए अपना टाइम टेबल सोच के आपको सोना है। आपको ये डिसाइड करना है कि कल मुझे मैथ्स का ये टॉपिक करना है, तो आप टॉपिक बेस्ड अपनी तैयारी करो। कई लोग क्या करते हैं कि 9 से 9:30 मैं तैयारी करूंगा, 9:30 से 10 बजे मैं डिनर करूंगा, 10 से 10:15 मैं गाने सुनूंगा, 10:15 से 10:30 मैं वॉक करूंगा। तो इस तरीके के ना टाइम स्लॉट में मत बांटो। टाइम टेबल आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सपोज आपने किसी दिन 6 घंटे काम किया, या आपका जो टारगेट था उसमें से आपने 80% अचीव कर लिया, तो नेक्स्ट डे आप ऐसा करो कि आप अपने टारगेट से थोड़ा सा ज्यादा करो, या टारगेट बड़ा रख लो। ठीक है, तो आपको टारगेट बेस्ड तैयारी करनी है, ना कि आपको सिर्फ आवर्स के पीछे भागना है। सपोज आप कोई चैप्टर कर रहे हो और आपको 7 घंटे काम करते हो गए, और आपको ये लग रहा है कि आज तो मैंने 7 घंटे पढ़ना था, तो क्या आप उस चैप्टर को छोड़ दोगे बीच में? नहीं ना। तो इसलिए आपको अपने चैप्टर बेस्ड आपको तैयारी करनी है। और दूसरा क्या है कि इन प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। एक बार टाइम टेबल बनाने के बाद आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। सपोज आपने जो अपना टारगेट रखा, उसके बाद भी आपके पास टाइम बच जाता है, तो आप कुछ और भी पढ़ सकते हो। ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मैंने ये पढ़ना था, आज के लिए मेरा कंप्लीट हुआ, अब मैं टाइम वेस्ट करूंगा। टाइम वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना है। छोटे छोटे टाइम को इनफैक्ट आपको सेव करना है। तो जब आप उसको सेव करने लगोगे तो आपका यूटिलाइजेशन भी उस चीज का बढ़ जाएगा। अब जैसे टाइम टेबल में क्या होता है कि कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि बिल्कुल ना आज तो मैंने सारा कर ही देना है, किसी की तबीयत खराब है या फिर किसी को कोई अर्जेंट काम आ गया, तो आपके माइंड पे बर्डन बन जाता है कि आज मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो आप उसको नेक्स्ट डे कर लीजिए। थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी जब आपके टाइम टेबल में रहेगी तो आप उसको कंपनसेट कर पाओगे। और टाइम मैनेजमेंट में आपको जितना आप प्रिपरेशन करते हो एग्जाम की, इतना आप ये सोचिए कि आपको बाहर की जो आउटर चीजें हैं ना, उससे आपको थोड़ा सा दूर रहना है। अगर आप दूर रहोगे तो अपने टाइम को भी मैनेज कर पाओगे। जब आपके पास 24 आवर्स अपने लिए होंगे ना, तो आप उसको बेटर यूटिलाइज कर पाओगे। और कोशिश करो कि एग्जाम के दौरान आप टाइम ज्यादा से ज्यादा अपनी तैयारी में यूज करो, बजाय कि आलतू फालतू की चीजों में। मिस्टेक नंबर 4, एग्जाम लवर इंस्टेड ऑफ एग्जाम क्रैकर। देखिए, एग्जाम लवर कौन है? एग्जाम लवर वो है जिसको एग्जाम के बारे में सब कुछ पता है सिवाय अपने सिलेबस की पढ़ाई के। मेरे बोलने का मतलब ये है कि एग्जाम लवर को सभी टॉपर्स का पता होता है कि इस टॉपर को ये मिला था, उस टॉपर को वो मिला था, इस पोस्ट में ये फैसिलिटी होती है, इस पोस्ट की पोस्टिंग यहाँ पे होती है, वहां पे होती है, इसमें इतना इंक्रीमेंट लगता है। ये सारी चीजें एक एग्जाम लवर को पता होंगी। और उनको ये भी पता होगा कि सिलेबस के लिए कौन कौन सी बुक्स आती है, उस 15 टाइप की किताबें उनको पता होगी। ठीक है, तो एग्जाम लवर सिर्फ एग्जाम से प्यार करता है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन वो गैदर कर लेना चाहता है। पर एग्जाम क्रैकर कौन सा होता है? एग्जाम क्रैकर वो है जो शांति से अपने रूम में बैठ के या लाइब्रेरी में बैठ के दिन रात सिर्फ अपने गोल के पीछे भागता है। जो एग्जाम लवर होगा वो अगले साल इसी एग्जाम क्रैकर की ही बात करेगा, जिसने आज अपने टाइम को ना वेस्ट करके सारा दिन पढ़ाई करी है। और आपको ये क्यों जानना है कि इस पोस्ट में कितना क्या होता है, उस पोस्ट में कितना क्या होता है? जब आप एक बार टियर 2 क्रैक कर लोगे, सबसे पहले आप अपना फर्स्ट स्टेप क्लियर करोगे टियर 1, फिर आप टियर 2 क्रैक करोगे, उसके बाद आपको टाइम मिलेगा
ये जानने के लिए कि आप किन किन पोस्ट के लिए अप्लाई, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है आप उतना ही कोशिश करो, उसको बढ़ाने की कोशिश करो। तो कट ऑफ जान के आप क्या करोगे? अब जैसे 2023 का टीयर 1 एग्जाम हुआ और अब टीयर 2 आना है, तो आपको कट ऑफ क्यों खेलना? इतने सारे यूट्यूबर इसी बात पे वीडियो बनाते रहते हैं, ये कट ऑफ जाएगी, अब की बार ज्यादा जाएगी, अब की बार कम जाएगी। अगर आपको, आपके माइंड को लगता है कि किसी की आपने सुन ली कि इतनी कट ऑफ जाएगी, आपकी उससे नीचे चली गई, तो क्या आप पढ़ना छोड़ दोगे? आपकी उससे ऊपर कट ऑफ जा रही है, तो क्या आप पढ़ना छोड़ दोगे? किसी भी सिचुएशन में जब आपने पढ़ाई करनी छोड़नी ही नहीं है, तो फिर कट ऑफ जान के आपको क्या मिलेगा? कट ऑफ तो एसएससी ही डिसाइड करेगी ना, और एक बार आएगी तो वो सबके सामने आ जाएगी। तो आपने सबको एस्ट्रोलॉजर क्यों बना रखा है कि आप कट ऑफ बताइए, क्या करोगे आप कट ऑफ जान के? तो आपको एग्जाम के बारे में उतनी ही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो आपको स्टडी में हेल्प कर सके। मिस्टेक नंबर 5, इंडल्ज इन ड्रामा एंड कंट्रोवर्सी। कितने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एसएससी सीजीएल की कोचिंग देते हैं, उसमें बहुत सारे टीचर्स हैं, तो कभी टीचर्स की आपस में अनबन हो गई, कभी सीजीएल के जो टॉपर्स थे किसी ने अपने फेवर में कर लिए, किसी ने कहीं से कोचिंग ली भी नहीं है फिर भी उनका नाम अपने पोस्टर में डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये कंट्रोवर्सी हर रोज बहुत सारी चलती है। तो इस कंट्रोवर्सी में पढ़ के बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। अपने आसपास जहां भी बैठेंगे सिर्फ यही बात करेंगे, फलाने टीचर ने ये बोल दिया, फलाना टीचर ये बोल रहा था, उस टीचर ने उसके बारे में ये बोल दिया। हम देखते हैं ना यूट्यूब पे, तो ऐसी ऐसी कंट्रोवर्शियल जो वीडियो होती है उस पर सबसे ज्यादा व्यूज होते हैं, सबसे ज्यादा मजा लोगों को उन चीजों को देखने पे आता है। तो इस चीज से आपको क्या बेनिफिट होगा? अगर मान लो आपको किसी की कंट्रोवर्सी पता भी लग गई, आपको डिटेल में पता है, डिटेल में बिल्कुल पता है कि कहां से शुरू हुई थी, क्यों हुआ, किसने क्या किया, तो क्या आप सीबीआई इंस्पेक्टर हो? सीबीआई इंस्पेक्टर बनने के लिए तैयारी कर रहे थे पर किसी और चीज में चले गए, तो अब वो चीज हाथ से चली गई। इस कंट्रोवर्सी से आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा, बट आपके घर से बहुत सारी चीजें इसमें चली जाएंगी। आपकी अटेंशन चली जाएगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका टाइम चला जाएगा, आपकी एनर्जी चली जाएगी। तो ये जितनी भी वीडियो आती है ना यूट्यूब पे, जितनी भी इस टाइप की डिस्कशन होती है, प्लीज इनको देखना आप बंद कर दो। जितना आप इन चीजों से दूर रहोगे उतनी अटेंशन आप अपनी पढ़ाई पे दे पाओगे। ठीक है, तो ये मिस्टेक्स भी हम बहुत करते हैं और इन चीजों को डिस्कस करते रहते हैं बिना इस चीज की परवाह करे कि इसमें हमारा कितना सारा ध्यान चला गया। मिस्टेक नंबर 6, एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया। अब ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन हम इंस्टाग्राम और फेसबुक इनको तो हम बंद कर देते हैं, बट इसके अलावा और सोशल प्लेटफॉर्म है जैसे कि आपका टेलीग्राम और आपका यूट्यूब, तो हम इनको नहीं छोड़ते। हमें क्या लगता है ये तो ना स्टडी वाले टूल्स हैं और हमें इसको यूज करना ही पड़ेगा, हम इनमें से सिर्फ अपनी स्टडी कर रहे हैं। तो अपने आप से पूछ के देखिए, क्या आप इस पे स्टडी कर रहे हो या टाइम वेस्ट कर रहे हो? अब किचन में आपके चाकू है, या तो आप उससे फ्रूट काट लो या फिर उससे आप अपना गला काट लो। तो वैसे ही आपके सोशल टूल्स हैं, सोशल प्लेटफॉर्म के टूल्स हैं, या तो आप इनसे अपना पढ़ाई का मटेरियल ले लो या फिर आप इनसे अपना टाइम वेस्ट कर लो। अब हम पढ़ने बैठे तभी साथ में आपका टेलीग्राम का पॉपअप आ गया, नोटिफिकेशन आ गई कि कुछ आपके फेवरेट जो आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उसमें से कुछ आपके सामने आ रहा है, कुछ ग्रुप का जो आपने ज्वाइन किए हुए थे उनमें कोई नोटिफिकेशन आई है। तो क्या आपको तभी देखना जरूरी है कि इसमें क्या नोटिफिकेशन आपके लिए आया? अगर मान लो वो आपके लिए जरूरी चीज भी है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप उसको 10 घंटे बाद भी तो देख सकते हो ना, वो वहीं पे रहेगी। तो आपको क्या करना है कि जितने भी आपके टेलीग्राम की पेजेस हैं, जितने आपके ग्रुप्स हैं, आप सबको म्यूट कर दो। ज्वाइन करते ही आप उनको म्यूट कर दो। और जब आपका रिलैक्सिंग टाइम होगा या फिर आप वो करोगे, आप खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करोगे, तो आप उस टाइम पे सिर्फ नोटिफिकेशन देखोगे, और वो भी अपनी स्टडी से रिलेटेड। अगर इधर उधर की कोई कम्युनिकेशन हुई, आपस में बच्चे बात कर रहे हैं, तो आपको पढ़ने नहीं बैठ जाना कि इन्होंने क्या क्या बात करी है, मैं देखता हूं क्या बात हुई है। तो जब अपने टाइम को ऐसे थोड़ी थोड़ी जगह से बचाओगे ना, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, आपके टाइम को बहुत सेव कर देगा। और रही यूट्यूब की बात, तो एक टॉपिक है आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप यूट्यूब पे आपने सीधा सर्च किया, उससे रिलेटेड वीडियो आई, आपने वीडियो को देखा और बात खत्म। अब आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप यूट्यूब चलाते चलाते कब आपको 2 घंटे हो गए और आपका टाइम कहाँ वेस्ट हो गया। तो इसीलिए आपको ज्यादा यूज से बचना है और एफिशिएंट यूज सोशल मीडिया का करना है। मिस्टेक नंबर 7, डिवाइडेड अटेंशन। अब इससे क्या मतलब है कि जैसे आपने एसएससी का कोई फॉर्म फिल कर दिया और आपका एग्जाम 2 से 3 महीने के बाद आने वाला है, और जैसे ही आप तैयारी करना शुरू करते हो तो 15 दिनों के बाद रेलवे का नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपने वो भी फॉर्म फिल कर दिया, फिर 1 महीने के बाद आपका आईबीपीएस का निकल गया। फिर आप सोचते हो कि मैं बैंकिंग की और एसएससी की दोनों की तैयारी कर लेता हूं, क्योंकि कॉमन सा तो है सारा,
इसमें भी मैथ्स करना है, उसमें भी मैथ्स करना है, इसमें भी इंग्लिश करनी है, उसमें भी इंग्लिश करनी है, तो आपकी अटेंशन ना डिवाइड हो जाती है। और जब आप 2-3 नाव में पैर रखने की कोशिश करते हो तो फिर आपकी एक भी नाव आपके काबू में नहीं आती। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जो एग्जाम आपने अपने माइंड में डिसाइड कर लिया, आप सिर्फ उसी के पीछे रहो, आप उसी के लिए तैयारी करो। अब एसएससी के एग्जाम है, मोर और लेस रिलेटेड है। आप सीपीओ दे सकते हो, सीजीएल की जो तैयारी कर रहा है वो सीपीओ के लिए भर दे, सीएचएसएल दे सकते हो, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपने डिफरेंट कोई एग्जाम उठा लिया और आप उसके लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो अपनी सीजीएल के साथ साथ। तो ट्रस्ट मी, इसमें आप उतनी एफिशिएंसी नहीं दिखा पाओगे। आपको अपनी अटेंशन को बिल्कुल अनडिवाइडेड रखना है। जो चीज आपके सामने है उसी पे तैयारी करो, उसी के बारे में सोचो, उसी की स्ट्रेटेजी बनाओ, तो तभी आप उसमें सक्सेसफुल हो पाओगे। एक ही टाइम पे अगर 3-4 जगह को पकड़ने की कोशिश करोगे तो एक भी सक्सेस आपके हाथ नहीं लगेगी। तो आपको इस मिस्टेक को करने से भी बचना है। मिस्टेक नंबर 8, थिंग्स यू कैन नॉट कंट्रोल। अब एसएससी नोटिफिकेशन कब निकालेगी? आप बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में पूछते हो कि 2024 की नोटिफिकेशन कब आएगी। मैं अपनी हर वीडियो में इसको क्लैरिफाई भी कर चुकी हूं और यही मैं बोलना चाहूंगी कि किसी के पास भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है कि कब आपकी नोटिफिकेशन आएगी। जब एसएससी नोटिफिकेशन देगा ना तो सब जगह आपको पता लग जाएगा। तो अभी सिर्फ एस्टिमेटेड टाइम हम बताते हैं किसी भी एग्जाम को सोचने से पहले। अब ये कोई यूपीएससी तो है नहीं कि एडवांस में 1 साल का कैलेंडर आपके सामने आ जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन जब देगा, आप नोटिफिकेशन का वेट क्यों कर रहे हो कि नोटिफिकेशन कब आएगी? आप अभी से तैयारी शुरू करो। क्या ये आपके हाथ में है कि नोटिफिकेशन जल्दी आ जाए या फिर लेट आए? तो इस पे डिस्कशन ना सिर्फ आपके टाइम को वेस्ट करेगा। दूसरी चीज क्या है कि नंबर ऑफ वेकेंसी, कितनी वेकेंसी आएंगी? 2023 में आपकी 7500 प्लस वैकेंसी अभी शो कर रहा है। तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आएगा तो सभी डिपार्टमेंट से एसएससी वैकेंसी की एक लिस्ट मांगती है कि कितनी वैकेंट सीट्स हैं आपके पास। उसके बाद आपकी जो वैकेंसी होती है वो इंक्रीज हो जाती है और जनरली यही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे हर साल होता है। तो अभी आप इस गेम को खेलते रहो, वैकेंसी कम है, 2022 में तो 38,000 प्लस आई थी, अब तो कम वैकेंसी है, तो इसमें मेरा कैसा सिलेक्शन होगा? 7500 प्लस तो है ना अभी आपके पास, तो आपको उसमें से एक लेनी है। और जब भी कोई ये चीज बोलता है ना कि आपको एक लेनी है तो आपको बड़े थ्योरेटिकल चीज लगती है, बट आप इसको प्रैक्टिकल सोच के देखिए। आपको सिर्फ एक पोस्ट के लिए लड़ना है, तो जो 7500 में सिलेक्ट होंगे, 8000 बच्चों में सिलेक्ट होंगे, तो वो भी तो प्रिपरेशन ही करें, तो आप उनमें से क्यों नहीं हो सकते? तीसरी चीज ये है कि एज क्राइटेरिया, एज कैलकुलेशन कब से एसएससी करेगा? 1 जनवरी से करेगा, 1 अगस्त से करेगा? तो वो चीज जो करना है वो एसएससी का काम है, ना आप उसमें कुछ भी कर सकते, ना ही आपके उसमें आपको कुछ भी बस चलेगा। तो आप इन चीजों को जब बार बार डिस्कस करते रहते हो ना जो आपके हाथ में नहीं है, आप उन पे बहस करते रहते हो, आप आसपास में सिर्फ उन्हीं चीजों पे डिस्कशन करके पूछते रहते हो, तो इन चीजों से कुछ भी फायदा आपको नहीं होगा। बेटर वो है कि जो आपके हाथ में है आप उन चीजों को करें। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है आपकी मेहनत, आपका हार्ड वर्क। वो आप कितना करोगे ये आप डिसाइड कर सकते हैं। स्टेट ऑफ माइंड आपका ठीक है तो आपको ये चीज देखनी है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हो। उसके बाद लक आपके फेवर में होगा, भगवान जी भी आप पे तभी कृपा करेंगे अगर आपने अच्छे से हार्ड वर्क किया है। तो जो चीज आपके हाथ में है प्लीज आप उस पर काम करिए और ये मिस्टेक ना करें कि जो चीज आपके हाथ में नहीं है आप सिर्फ उसी पे लगे रहते। तो ये है वो कॉमन 8 मिस्टेक्स जो हम अपनी प्रिपरेशन के दौरान करते हैं और सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो देखिए आपके पास इतना लंबा टाइम नहीं है कि आप एक एक मिस्टेक को खुद से करके देखोगे। कुछ चीज आपको दूसरों की गलतियों से सीखनी है और खुद वो गलती नहीं करनी है। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो ट्रस्ट मी आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।